छात्र पर जब लाठी चलेगा तो कहाँ थे 75 एमएलए को आना चाहिए था ना पटना में, आना चाहिए। कहाँ है? क्या एमएलए गया है? सत्ता में उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, तो भैया इनका कलम कहाँ चला गया था? खो गया था क्या कलम, जिस कलम को चलाने वाले थे? ये जो आज जो झूठों के माई बहन योजना जो कर रहे हैं, तो इनका माई बहन योजना क्या है? अपनी माँ को विधान परिषद बना दीजिए, बहन को एक को राज्यसभा बना दीजिए, अच्छा, एक बहन को लोकसभा का चुनाव लड़ा दीजिए। यही है माई बहन। इनका माई बहन योजना यही है। राज्य के साथ में नीतीश कुमार गठबंधन कर ले तब क्या होगा। नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक, स्वागत है आप बिहार सत्याग्रह आश्रम में। आज हमारे साथ कई साथी बैठे हुए हैं, हर्ष भाई हैं और साथी हैं। हम जानेंगे कि आखिरकार, हर्ष भाई ये बताइए कि आखिरकार क्या आवश्यकता आन पड़ी प्रशांत किशोर सर को कि उन्हें ये सत्याग्रह आश्रम बनाना पड़ा? आखिरकार क्या वजह क्या था? सबसे पहले तो आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको हमारा नमस्कार, और ऋतिक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर अपनी बात को रख के लोगों तक पहुंचाया जाए कि प्रशांत किशोर जी का और जनसुराज से जुड़े हुए लोगों का ये मनसा क्या है इस आश्रम को बनाने का। तो आप लोग पिछले 2-2.5 साल से प्रशांत किशोर जी को देख ही रहे हैं कि बिहार में पैदल यात्रा कर रहे थे। इसी बीच जब वो पटना में मौजूद थे तो बीपीएससी के कुछ छात्र जो है उनका एक डेलीगेशन जो है प्रशांत जी से मिलने गया अपने मांग को लेकर, और बातचीत चली रहा था। और उसी दौरान 25 दिसंबर को आप देखे होंगे कि उनपे लाठीचार्ज हुआ। जब छात्र शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, बीपीएससी ऑफिस जा रहे थे, तो उनपे लाठीचार्ज हुआ। प्रशांत किशोर जी उसके बाद जो है छात्रों से मिलने के लिए गए, छात्रों से बातचीत हुआ और एक छात्र संसद बुलाया गया। छात्र संसद बुलाया गया और प्रशांत किशोर जी छात्रों के साथ सीएम आवास की ओर मार्च पे निकले। सरकार में जो मुख्य सचिव है उनसे बातचीत हुई, छात्रों के डेलीगेशन को भेजने की बात हुई, और वहां से बातचीत होकर प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया कि भाई कुछ जो छात्र घर जाना चाहते वो घर चले जाएं, और कुछ छात्र जो है सो जो रहना चाहते वो हमारे साथ गांधी मैदान चले। मिसकम्युनिकेशन हुआ, और प्रशासन, मिसकम्युनिकेशन क्या हुआ, प्रशासन द्वारा सरकार के जो मुलाजिम है यहाँ की एसपी के द्वारा जो है, पटना एसपी के द्वारा, सिटी एसपी के द्वारा झूठ जो है अफवाह फैलाया गया कि आपके नेता छोड़ के भाग गए हैं, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो एक तरफ तो वही सरकार से जुड़े हुए लोग मुख्य सचिव से बात करवाएं और फिर एक झूठ फैलाए कि प्रशांत किशोर जी वहां से भागे। चलिए खैर, जो हुआ सो हुआ, उनका काम था झूठ फैलाना, हमारा काम है सत्याग्रह, सत्य के रास्ते पे चलना। उसके बाद प्रशांत किशोर जी 29 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में छात्रों की यह मांग कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करवाया जाए, छात्रों के एक डेलीगेशन का, आमरण अनशन पर बैठ गए 2 जनवरी को। जब पूरा देश, बिहार के सारे नेता, वार्ड स्तर से लेके और पूरे देश जो भी यानी कि अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता समझते बिहार के सब, जब नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, प्रशांत किशोर जी उस समय आमरण अनशन पे बैठ गए 2 जनवरी को गांधी जी के मूर्ति के नीचे, गांधी मैदान। और उसके बाद देखे ही सब लोग देखे कि कैसे गिरफ्तारी हुई, रात के अंधेरे में चोरों के भांति। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पुलिस उस दिन काम कर रहा था। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उस दिन पुलिस काम कर रहा था? बिल्कुल। किस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में? जिस पार्टी का इस बार नाव डूबने वाला है। अच्छा, नाव जो है जिस पार्टी का, जनता दल यूनाइटेड, नाम ले ही लेते हैं, जनता दल यूनाइटेड, जिसका नाव डूबने वाला है। नाव में छात्रों ने छेद कर दिया है और इस बार वो नाव डूब जाएगा। तो आप देखे होंगे कि जदयू के कार्यकर्ता जैसे जदयू का कार्यकर्ता प्रशांत किशोर का विरोध करता है, उस तरीके से पुलिस जो है उस दिन उस भोरे भोरे आकर उनको उठाकर ले गया, वहां से जबरदस्ती उठाया वहां से। तकरीबन 4 बजे की समय थी वो। बिल्कुल, एकदम 4 बजे का समय था। हमारा जब नींद खुला तो हम देखे सैकड़ों की संख्या में वहां पर पुलिस बल जो है तैनात कर दिए जा चुके थे, और पुलिस के द्वारा ये यानी छात्रों के बीच में और हम लोग के बीच में कंफ्यूजन फैलाया जा रहा था कि भागो भागो नहीं तो 5 मिनट में यहाँ से लाठी चार्ज होगा, ताकि छात्रों को लाठी का ही डर दिखा के वो वहां से भगा रहे थे। भगदड़ मचाने का एक प्रयास चल रहा है। बिल्कुल, भगदड़ मचाने का प्रयास था कि यहाँ पर छात्र की संख्या कम हो जाए और पुलिस जो है आसानी से प्रशांत किशोर जी को वहां से जबरदस्ती उठाकर ले जाए। उनके जो हिस्सा में करना था उन्होंने कर दिया, छात्रों को जो करना है वो छात्र कर रहे हैं, और अब न्यायालय में मामला है। प्रशांत किशोर जी जब वहां से बाहर निकले, अगले दिन उनका तबीयत खराब हो गया, वेदांता में आईसीयू में भर्ती थे, आप सब लोगों ने देखा। उसके बाद आप उनका डर देखिए, उनके अनशन की ताकत को देखिए, उनके डर को देखिए कि पूरा गांधी मैदान को सील कर दिया गया।
पूरा गांधी मैदान को सील कर दिया गया। बिल्कुल सील कर दिया गया कि आम आदमी के लिए गांधी मैदान जो है 26 जनवरी तक बंद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई परेड की तैयारी के लिए, तो भाई हम लोग बिहार के ही हैं, पटना के आसपास के ही हैं। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 15-20 दिन पहले से गांधी मैदान को सील कर दिया जाता है आम लोगों के लिए। 5 दिन पहले, 6 दिन पहले या हफ्ता भर पहले सील किया जाता है। इस बार पहले से ही सील कर दिया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि वापस से लाखों छात्रों के साथ प्रशांत किशोर जी कहीं वहां पर न बैठ जाए। उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने ये रास्ता निकाला, ये आश्रम बनाया गया, और इस आश्रम का जो मकसद है वो बहुत महत्वपूर्ण मकसद है। प्रशांत किशोर जी ने देखा कि अगर उनके जैसा व्यक्तित्व, जो आदमी इस देश में मुख्यमंत्रियों के साथ, विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ चुनावी समर में काम किया हो, उनका नैया पार लगाया हो, उनके जैसे आदमी को जब प्रशासन जो है रात के अंधेरे में बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के, बिना कुछ बताए हुए जब गिरफ्तार करके वहां से ले जा सकता है जबरदस्ती, और 5 घंटे इधर उधर जो है उनको घुमाता है, और उनके पास पूरा पुख्ता कागज तक नहीं होता है कि उनको जेल में ले जाके रखा जाए, तो सोचिए कि बिहार के जो किसी गांव में अगर कोई व्यक्ति होगा, आप सोचिए वाल्मीकि नगर के किसी गांव में अगर कोई आदमी होगा, कोई गरीब होगा, जो अपनी बात के लिए प्रशासन के पास गया हो, पैसे वाले लोग थाना में पैसा देकर उसकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे होंगे, फिर उसकी आवाज कौन सुनेगा? सही बात है। प्रशांत किशोर जैसे बड़े हस्ती को जब उठा लिया जाता है, सुना नहीं जाता है, तो गांव में गरीब जो लोग हैं उन पे क्या बीतती होगी, उनके साथ कैसा व्यवहार करती होगी ये तानाशाह सरकार। बिल्कुल। तो और इसका यानी इसीलिए वो सोचे कि जब बिहार के किसी गांव में अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार प्रशासन के द्वारा या किसी लोग के द्वारा किया जा रहा है, तो मान के चलिए शासन प्रशासन किसी एक व्यक्ति की आवाज को दबा सकता है, लेकिन अगर हजारों लोग, ऐसे संख्या में लोग यहाँ पर आ जाएं, तो संख्या में शक्ति होती है, तो प्रशासन को भी मानना पड़ेगा और सरकार को भी मानना पड़ेगा। और दूसरा लक्ष्य है यहाँ से 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देके सत्याग्रह के सिपाही बनाकर बिहार के गांव-गांव में भेजा जाए। जो सत्याग्रह की ताकत है, महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं और जो जन सुराज की मूल भावना है कि अगर हम लोग जीवन भर जाति, धर्म, दारू, मुर्गा, 500 रुपया लेकर ऐसे नेताओं को वोट देकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, मुखिया, जिला परिषद बनाते रहेंगे, तो जीवन भर हम लोग ऐसे ही पटना की सड़कों पर लाठी खाएंगे। दिल्ली, पंजाब में कभी लाठी खाएंगे, कभी पटना के सड़क पे लाठी खाएंगे, कभी तमिलनाडु में लाठी सोटा खाएंगे। तो ये पूरा प्रयास इस बात का है कि ऐसे एक युवाओं की एक सेना तैयार की जाए जो पूरे बिहार के गांव-गांव में, घर-घर तक इस बात को पहुंचा दे कि अब जाति पाति से ऊपर उठ के हमें बिहार के बारे में सोचना पड़ेगा और अपना नया सरकार अभी इसी साल में चुनना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरह से कैंप लगाने से या लोगों को ट्रेनिंग देने से या इस प्रकार की राजनीति करने से जमसुराज जीत जाएगी, या मतलब क्या लगता है, राजनीति कर रहे हैं या यहाँ पे कुछ अलग चीज हो रहा है? नहीं, देखिए, जन सुराज एक राजनीतिक दल है। पहले तो हम लोग अभियान के रूप में चल रहे थे। 2 अक्टूबर 2024 को ये दल के रूप में इसका घोषणा भी हो गया है। तो आप राजनीति के बारे में बता रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। देखिए, आज लोग समझ लिए हैं कि राजनीति का मतलब जो है वो बस चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना। 2 साल पहले तो कोई चुनाव नहीं था। 2.5 साल पहले जब प्रशांत किशोर जी पैदल चलना शुरू किए, पैदल यात्रा शुरू किए, जन सुराज अभियान का घोषणा किए, तो उस समय तो कोई यानी कि चुनाव नहीं था। चुनाव आया 2024 का, अभियान चल रहा था, नहीं आम चुनाव जो देश का चल रहा था, कोई हड़बड़ाहट नहीं था, क्योंकि प्रशांत जी शुरू से कह रहे हैं कि हमारा बिहार सेंट्रिक मुद्दा है। और अगर राजनीतिक रूप से ही अगर इस समस्या का हल निकलेगा तो राजनीति में क्यों नहीं उसका हम लोग भागीदार बनेंगे चुनावी समर का। और देखिए, उपचुनाव में हम लोग हिस्सा लिए हैं, अभी स्नातक का चुनाव हुआ उसमें भी हम लोग हिस्सा लिए। तो पार्टी का अपना काम है और ये जो है उससे ऊपर उठ के। अच्छा, ये मतलब जो यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा है, तो इस सत्याग्रह का क्या क्या मतलब रखा गया है, किस चीज के लिए सत्याग्रह है? बस छात्रों के हित के लिए सत्याग्रह है या और भी कोई मुद्दा है जिस पे सत्याग्रह पे प्रशांत जी बैठे हैं? और एक बात और बताइए कि क्या क्या होता है यहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक का पूरा शेड्यूल मुझे बताइए। जी देखिए, सत्याग्रह का जो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि किन किन मुद्दों पे सत्याग्रह है, तो सत्याग्रह का
एक मुद्दा तो हमारा छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है बिहार में, वो तो मुद्दा हमारा है ही, वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय का। उसके साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के खिलाफ पूरे अत्याचार के विरोध में ये सत्याग्रह है। बुजुर्गों के साथ जो ये सरकार उनको मात्र भीख के रूप में 400 रुपया दे रही है, ये उसके खिलाफ सत्याग्रह है। यह सत्याग्रह बालू माफिया, शराब माफिया के खिलाफ है। यह सत्याग्रह आप जब ब्लॉक में अपने किसी काम को लेकर जाते हैं और वहां पर जब आपसे 5,000 10,000 रुपया घूस के तौर पे मांगा जाता है, ये उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी सत्याग्रह है। हमारे देश में, हमारे बिहार में मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार होता है, उसके खिलाफ ये सत्याग्रह है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे, बिहार में जो युवाओं का पलायन है, यहाँ पर जो बेरोजगारी है, ये सत्याग्रह उसके खिलाफ है। इन्हीं सब मुद्दों के खिलाफ जो है ये सत्याग्रह किया जा रहा है। और अब सवाल, यानी आपका क्या था दूसरा सवाल? मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पे क्या होता है, किस प्रकार से ये जो आश्रम है, ये आश्रम किस प्रकार से काम करता है? जो ये बिहार सत्याग्रह आश्रम जो बनाया गया है, इसमें सुबह की शुरुआत जो है वो प्रार्थना सभा से होती है। प्रार्थना सभा, जो भी यहाँ पर सत्याग्रह के सिपाही लोग जो भी हैं, एक प्रार्थना सभा होता है सुबह सुबह। उसमें इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना की जाती है। उसके बाद फिर रघुपति राघव राजा राम, उसके बाद राष्ट्रगान होता है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं। उसके बाद जितना यहाँ पर सामान बिखरा हुआ रहता है, जैसे ये कुर्सियां हैं लगी हुई, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे कल्चर डेवलप हो गया कि जो भी कुर्सी है उसको लोग वापस अपने से लगा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसे बिखरी हुई कुर्सियों को खुद पर जो सत्याग्रह के सिपाही हो खुद से वापस अपने जगह पे लगाते हैं। यहाँ पर आप झाड़ू लगते हुए नहीं देखते होंगे जल्दी, यानी क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर लोग खुद से कचरा नहीं फैला रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर कचरा हवा के बहाव में कहीं से आ भी जा रहा है तो प्रार्थना के बाद सभी लोग अपने हाथ से चुनकर उसको जो है डस्टबिन में, कूड़ेदान में उसको डाल देते हैं। उसके बाद फिर सब लोग हाथ धोकर अपना नहा वहा कर स्नान तो करके वो करते, यानी कि प्रार्थना में आते ही हैं। उसके बाद सब लोग हवन पूजन करते हैं। उस हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग वो हवन पूजन करते हैं, वहां पर उनके लिए हवन पूजन की व्यवस्था है। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए बगल में नमाज पढ़ने की भी जगह बनी हुई है। उसके बाद वो लोग नाश्ता लगता है, नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर अपने अपने जो उनके जो काम है, जो ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसमें वो लग जाते हैं, और फिर जो है उसी प्रकार से दिनचर्या जो है यहाँ पे चलती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे गंगा नदी के किनारे ये कैंप बना हुआ है, ये आश्रम बना हुआ है, तो ठंड लगता है रात में? कितना ठंड लगती है रात में? अब देखिए, ठंड है तो ठंड लगेगा ही। हाँ। और मतलब इतना कष्ट कर रहे हैं युवा, यहाँ पे रह रहे हैं ठंड में, और मतलब एक आस लेकर के कि बिहार बदल जाएगा, बिहार में बदलाव होगा। देखिए इसको कैसे देखते हैं? देखिए ऋतिक जी, जो कष्ट की आप बात कर रहे हैं, ये उस कष्ट से तो बहुत कम है कि जब हमारा बिहार का युवा छठ में, उसकी माँ जब बोलती है यहाँ से कि बेटा छठ में घर आओ, वो युवा जानता है कि जाने में उसको कितना कष्ट होगा, लेकिन माँ के एक बात पे कह देता है कि हम आ रहे हैं। आप दिल्ली से अगर कभी जनरल बोगी में बाथरूम में बैठ के आप अगर आए होंगे या देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भैया उस कष्ट के सामने ये कष्ट कुछ नहीं है। जब दिल्ली में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में बिहार के युवाओं को जब जलील किया जाता है, उससे तो बहुत कम कष्ट है ये। और ठंड का क्या है, ठंड आते रहेगा, इस साल भी है, अगले साल भी आएगा, बार बार आएगा, और ये कोई कष्ट का चीज नहीं है। ये मेहनत कितना साकार होते हुए दिख रहा है आपको कि बिहार में जो ये सत्याग्रह आश्रम लगा है, और इससे जो प्रयास, बिहार में बदलाव का एक प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कितना सफलता होते हुए आपको दिख रहा है? जिस प्रकार से यहाँ युवाओं का जो हुजूम दिन भर जो आ रहा है, जा रहा है, यहाँ की चीजों को समझ रहा है, इससे जुड़ रहा है, ये चीज दिखा रहा है कि युवाओं के अंदर वो प्रशांत जी ने जो झकझोरने का काम किया, जो जगाने का काम किया, वो धीरे धीरे जो है वो आग की तरह फैलते जा रही है, और ये रुकेगी नहीं। जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जिनका मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुका है, आप देख रहे होंगे कि 2 साल 2.5 साल से जो लोग कभी महिलाओं के ऊपर अंड बंड बयान देते हैं, छात्र आते हैं उन पर लाठी चलवा देते हैं, 2-3 दिन पहले भी महिलाओं के ऊपर कुछ बयान दिए हैं,
और उनसे कोई मीडिया कुछ पूछ ले, पहले इतना कपड़ा नहीं पहनते थे, हाँ इस टाइप का कुछ। यानी बोलते हैं तो बोलते हैं अरे 2005 से पहले कुछ होता था, कुछ करता था, आप तो देख ही रहे हैं सब चीज हो रहा है। सो तो इस बार वो भी देख लेंगे कि बिहार में अब क्या हो रहा कि है। 44 को अपना पिछलग्गू लेके जो कभी इधर से उधर कभी इधर से उधर जो पलटी मार देते हैं, हाँ। तो इस बार युवा जाग गया है। जब चुनाव आता है तो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, चाहे भाजपा के सम्राट चौधरी जी हो या कोई नेता हो, सब लोग क्या करते हैं, युवा को कैसे इस्तेमाल करते हैं, झंडा ढोवाते हैं, ढोवाते हैं झंडा। तो आप एक बात बताइए, 2020 में जो युवा या तो एनडीए को वोट दिया हो या महागठबंधन को वोट दिया हो, इन 5 साल में दोनों पार्टी जो है सत्ता में रह लिया, रहा ना। चुनाव में दोनों पार्टी झंडा ढवाया युवा से। हाँ। एक 20 लाख का नौकरी का वादा किया, एक 10 लाख के नौकरी का वादा किया। और दोनों जब सत्ता में रहा तो जब युवा पटना में आया, बोला कि चलिए भाई, तो हम लोग का बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। जब युवा आया पटना में तो लगा कि हम तो झंडा ढोए थे तो हमको तो नौकरी मिल जाएगा। हाँ। या सरकार जो हमारे जिनको हम वोट दिए थे, तेजस्वी जी को, चाहे नीतीश कुमार जी को या भाजपा वाले को, तो ये तो हमारा बात सुन लेंगे। तो क्या किए, डंडा में से झंडा हटा दिए। हाँ। जो झंडा यानी कि झंडा बुलंद किए थे युवा लोग, तो उसमें से झंडा हटाए और डंडा देह पे मार के तोड़े हैं। अच्छा। तो इस बार जब अब वोट होगा, चुनाव का समय आएगा, तो छात्र लोग इंतजार कर रहे हैं अपने गांव में, अपने घर में बैठ के, या पाइए आप आइए। आप तो पटना में कई को 10-10 डंडा लगवाए हैं, गांव में अगर घुस गए तो कितना डंडा आपके ऊपर चलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो किसी का गांव हो। अच्छा। अरे छात्र के सामने कोई बच्चा है भाई? कोई बच्चा नहीं। जब इंदिरा गांधी जी जैसी मजबूत जेपी आंदोलन से टूट गई, यानी कि जब छात्र के आंदोलन से जब देश के सत्ता को हिला के रख दिया, देश के सत्ता में उनसे यानी कि गिरा दिया उनकी सत्ता को, उनके घमंड को तोड़ दिया, तो नीतीश कुमार अपना 44 को पिछलग्गू लेके जो इधर से उधर पलटी मारते रहते हैं। नीतीश कुमार कहीं फिर पलटी मार के फिर सरकार न बना ले, कहीं अच्छा जनसुराज के साथ गठबंधन नीतीश कुमार अगर कर लें तो क्या होगा, कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, यानी कि आप बीसी से सोचिए कि लोग कभी कहते हैं कि अरे जनसुराज कुछ है क्या, सब वो लोग तो बोल रहे हैं ताकते नहीं है। अब आप बता रहे हैं कि भैया जनसुराज के साथ गठबंधन कर लेंगे। इसका कुछ पॉसिबिलिटी है कि जनसुराज के साथ में नीतीश कुमार गठबंधन कर ले, तब क्या होगा? उनको ऐसा मौका ही इस बार जनता नहीं देगा कि वो कहीं गठबंधन करने के लायक बचेंगे। हाँ। यानी इस बार कोई लायक उनको जनता नहीं छोड़ने वाला है, कोई लायक नहीं छोड़ेगा, उस लायके नहीं छोड़ेगा कि कहीं गठबंधन कर पाएंगे। कहीं इनका सेटिंग करके दाल नहीं गलेगा। पूरा सरकार इनका सेटिंग पे चल रहा है, पूरा सरकार सेटिंग पे चल रहा है, पूरा सरकार ही इनका सेटिंग पे चल रहा है। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से विपक्ष को मैनेज करके बीपीएससी का सारा सीट बेच दिए। अच्छा, विपक्ष भी इसमें मिली भगत है। आप देख लीजिए, जनता जो है, बहुत बड़ा बात आप बोल रहे हैं कि बीपीएससी एग्जाम में जो धांधली हुआ है या पेपर लीक हुआ है, इसमें बीपीएससी में सत्ता और विपक्ष में बैठे हुए सरकार और विपक्ष दोनों मिल करके दाल गलाया है। बिल्कुल, दोनों मिल करके सारे सीटों को बेचे हैं ये लोग। और उसका आप उदाहरण ही देख लीजिए, दोनों को सामने सामने देख लीजिए आप कि भाई लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और बिहार में जो विपक्ष है उसको कमजोर तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि संख्या बल उनके पास भी भरपूर है। 110 के आसपास तो इनके विधायक है ना भाई बिहार में। जो 110 विधायक का जो गठबंधन है वो ऐसे चुपचाप सिर्फ माले पार्टी को अगर छोड़ दें, सीपीआई माले कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन को अगर छोड़ दीजिए, 75-76 विधायक आरजेडी के पास है, 74 विधायक शायद। कहाँ है, कहाँ है ये लोग? खाली सत्ता में मलाई खाने के लिए, वोट लेने के लिए। ये छात्र पर जब लाठी चलेगा तो कहाँ थे? 75 एमएलए को आना चाहिए था ना पटना में, आना चाहिए था। कहाँ है? क्या एमएलए गया है? एक बार आप अगर लिस्ट निकाल के देख लीजिए, जिस दिन से आंदोलन पटना में चल रहा है, गर्दनी बाग में 1 महीना से ऊपर हो गया, एक एमएलए राजद का जो वहां पर दोबारा गया हो, भूले भटके उस रास्ता से एक आध बार चल गया होगा, वो भी ज्यादा नहीं, 1-2 गया होगा। अगर दोबारा कोई गया हो तो बता दीजिए। मिला हुआ है दोनों, दोनों मिल करके, बिल्कुल मिला हुआ है। ये जो आज जो झूठों के माई बहन योजना जो कर रहे हैं, तो इनका माई बहन योजना क्या है? अपनी माँ को विधान परिषद बना दीजिए, बहन को एक को राज्यसभा बना दीजिए। अच्छा,
एक बहन को लोकसभा का चुनाव लड़ा दीजिए। यही है माई बहन। इनका माई बहन योजना यही है। अच्छा। अब बहुत जो अपने आप को ताकतवर होने का जो ढोंग रचते हैं, जो दावा करते हैं बिहार में, तो भाई आना चाहिए था ना। अरे मान के चले तेजस्वी जी बहुत बड़े इनके नेता है, बहुत बिहार घूम रहे हैं, जो दावा करते हैं लोग, भाई मीसा जी को भेज देते हैं, रोहिणी आचार्य जी को भेज देते हैं, राबड़ी देवी जी को भेज देते हैं, लालू यादव जी को भेज देते हैं। अरे कोई नहीं है तो बेरोजगार घर में जो बैठे हुए तेज प्रताप यादव जी, उनको भेज देते हैं। कम से कम उनको तो भेज देना चाहिए था। कोई नहीं आया, छात्रों के साथ कोई नहीं आया। कहाँ आया? आप देख लीजिए, ट्वीट शायद किए थे। ट्वीट किए थे, एक बार गए भी थे वहां पे, गए भी थे, बस उल जलूल यानी कि बस बात को घुमा दिया। अरे काहे आएंगे भाई, जब उनके पास पैसा पहुंच चुका है, जो सीट बिका है, तो उसमें उनकी भूमिका है, वो साफ दिखाई दे रहा है। कि बताइए, विपक्ष की भूमिका भी बिहार में अगर कोई निभा रहा है तो वो प्रशांत किशोर निभा रहे हैं, जिनका एक एमएलए नहीं है, बस एक विधान परिषद के सदस्य हैं जिनके पास। वो आदमी इतना बड़ा यानी कि मुद्दा उठा रहा है, वो लड़ रहा है, वो संघर्ष कर रहा है सड़कों पे सत्ता के खिलाफ में, और सत्ता उसको दबा रहा है, सत्ता भी उसी को विपक्ष मान के लड़ाई लड़ रहा है। सत्ता भी आज विपक्ष इन्हीं को मान रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जिस विपक्ष को लोकतांत्रिक रूप से बनाया गया है, जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है बिहार में, उसको तो मिला लिए हैं। वो तो मिला हुआ है, वो तो इंतजार में है कि कब नीतीश जी उधर से पलटी मारेंगे इधर, कि फिर उप मुख्यमंत्री बन के बैठेंगे और सत्ता का मलाई खाएंगे आराम से बैठ के। तो बिहार की जनता, बिहार के युवा इनके इस कारनामों को देख लिया है, और ये बहुत अच्छा हुआ है कि चुनाव से पहले 2020 के चुनाव में इन्होंने जो ढोंग रचाकर, नौकरी का लालच देकर, झूठा वादा कर कर बिहार के युवाओं का जो वोट ठगने का काम किया, जो जिन्होंने कहा था कि हमारे सरकार में पहली कलम से बिहार के 10 लाख लड़कों को रोजगार नहीं, नौकरी में, सरकारी नौकरी मिलेगी, रोजगार नहीं बोला था इन्होंने, कहा था सरकारी नौकरी मिलेगी। तो जब ये सत्ता में उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, तो भैया इनका कलम कहाँ चला गया था? खो गया था क्या कलम, जिस कलम को चलाने वाले थे? कि तेज प्रताप लेके भाग गए थे, या सिंगापुर में जब गए थे लालू जी का इलाज कराने तो वहीं पे छूट गया था? चलिए, तो इस प्रकार से मतलब कि बिहार का सत्ता ये चल रहा था। मतलब आपने बहुत बड़ा दावा किया है कि बिहार में जो सरकार और विपक्ष दोनों एक साथ है, और ये दोनों मिल करके मिली भगत कर रहा है। बिल्कुल। और विपक्ष का रोल अगर कोई निभा रहा है बिहार में, तो वो प्रशांत किशोर, जनसुराज निभा रही है। यानी आप देख लीजिए कि छात्रों के साथ जिस प्रकार से सड़क से लेके और न्यायालय तक जिस मजबूती के साथ जनसुराज, प्रशांत किशोर जी खड़े हैं, वो अविश्वसनीय चीज है। यानी ये बहुत, यानी हम लोग मुद्दा में इतना खो गए कि कैमरा की तरफ ध्यान ही नहीं रहा, और हम लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगे, एकदम सीरियस होकर के बात करने लगे। ये बिहार की मुद्दा है, और इसी प्रकार से हम लोग डेली ऐसा ही वीडियो डालेंगे, ऐसे ही बिहार की मुद्दा पे बात करेंगे। हर्ष भाई, आप कुछ दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हो तो दे सकते हैं। मैं आपके सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग कहीं पे भी अपने आसपास में कहीं भी यज्ञ होता है, मेला लगता है, या कोई भी चीज होता है, तो हम लोग 1-2 दिन का समय निकाल कर वहां पर जाते हैं। ये आश्रम जो लगाया गया है, ये उन लोगों के लिए लगाया गया है जिनको लगता है कि बिहार में उनकी गया है, वो इस चीज को लेकर बनाया गया है कि अगर आपको लग रहा है, बिहार के युवाओं को लग रहा है कि बिहार में जो चीज हो रहा है उससे आप खुश नहीं हैं, छात्रों पे जिस तरीका से अत्याचार हो रहा है, बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, तो आपको अगर लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है, तो आप आइए, जुड़िए और इस आश्रम में 1-2 दिन समय बिताइए। क्योंकि हम लोग अपने आसपास में कहीं मेला देखने जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, तो उसमें भी समय लगता है, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन का समय निकाल कर आप आइएगा, यहाँ पर बैठिएगा, यहाँ पर जुड़िएगा, यहाँ चीजों को होते हुए देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है। अच्छा, ये स्थान का लोकेशन बता दीजिए। हाँ, ये आपको पटना में जो मरीन ड्राइव है, उससे आप जब 1-1.5 किलोमीटर आगे बढ़िएगा तो एलसीटी घाट है, और एलसीटी घाट के ठीक बगल में ही ये आपका बिहार सत्याग्रह आश्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग मिलेंगे, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।